हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर का दोस्तों ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप दोस्तों जो है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोस्तों पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, तभी दोस्तों आपको जो है ये पार्ट 3 समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है, आपका सिलेबस का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सिलेबस है दोस्तों वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों और एक जो वीडियो आएगा एमसीक्यू, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आपका जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर जो है अपना फाइनल एग्जाम में करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट दोस्तों आप जो है अपने नाम करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 को पढ़कर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 3 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ताइवान का किस्सा। मतलब दोस्तों हम लोग का थर्ड देश जो कि है ताइवान। मतलब दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 4 देश के बारे में पढ़ना था, जो कि जापान और चीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दिया हूँ कि आप जो है सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे देखिए कि ये सारा देश है कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये सारा चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों ये ताइवान को समझते हैं, उसके बाद दोस्तों कोरिया को समझेंगे और हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1894 से 1895 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी और तब से वह जो है जापान का उपनिवेश बना हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ताइवान है, ये ताइवान को जो है देखिए दोस्तों यहाँ पे लड़ाई किसका हो रहा है, जापान के साथ हुई लड़ाई में चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी। क्या सौंपनी पड़ी? ताइवान। देखिए दोस्तों ये जो चीन है, ये चीन जो है कब्जा करके रखा था ताइवान पर, ठीक है। मतलब ताइवान पर कब्जा किसका है ना? चीन पर, ठीक है, चीन का कब्जा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1894 1895 में जापान और चीन का दोस्तों इन लोग दोनों का लड़ाई होता है और इन लोग दोनों का लड़ाई होने के पश्चात, ठीक है, जीतता कौन है ना? जापान जीतता है, ठीक है। तो जापान जीतने के बाद ये जो चीन क्या करता है कि ये जो क्षेत्र है ताइवान, ये क्षेत्र ताइवान जो है किसको सौंप देता है ना? जापान को सौंप देता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले जो है ताइवान पर कब्जा था चीन का, लेकिन वहां पे लड़ाई हुआ, जापान और चीन का लड़ाई होता है, उसके बाद जापान जीत जाता है, तब दोस्तों ताइवान जो है किसका अंडर में आ जाता है ना? जापान के अंडर में आ जाता है, ठीक है। आगे समझिए। कायरो घोषणा पत्र और पोट्सडेम उद्घोषणा पत्र के द्वारा चीन को जो है संप्रभुता वापस मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों घोषणा पत्र हैं जिसके द्वारा जो है इसको जो है फिर से अपना जो है संप्रभुता सम्मान जो है वो वापस मिलता है, ठीक है। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि कब का बात हो रहा है ना? फरवरी 1947 का, ठीक है। इस समय में क्या होता है कि कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये जो कुओमिंतांग है वो कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना जो है वो 1919 में सन्यात सेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये जो कुओमिंतांग है, ये कुओमिंतांग करता क्या है कि नेता का एक पूरा पीढ़ी को, ठीक है, जो होता है पीढ़ी बाई पीढ़ी, जैसे कि आप हुए, आपके पिताजी हुए, आपके दादाजी हुए, उनके पिताजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से पीढ़ी हुआ, पीढ़ी बाई पीढ़ी। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये जो कुओमिंतांग है वो एक नेता का पूरा पीढ़ी बाई पीढ़ी को सबको जो है खत्म कर देता है, हत्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है कुओमिंतांग का थोड़ा हिंसावादी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे समझिए। चियांग काइसेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे नियम जो है परिवर्तित किए गए, ठीक है। किसका बात हो रहा है ना? ताइवान का बात हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज ताइवान का बात हो रहा है। भूमि सुधार लागू किया गया जिसके चलते खेतों की उत्पादकता बढ़ी गई, ठीक है। सारे जगह पर दोस्तों भूमि को सुधारा गया, भूमि को जो है और बहुत ही ज्यादा अच्छे उपजाऊ बनाया गया, ठीक है। और वहां पे खेती की जाने लगी जिसके कारण जो है खेती में जो है बढ़ोतरी हुई, ठीक है। इन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ताइवान जो है कहीं ना कहीं 1973 में
बहुत ही ज़्यादा ऊपर में था, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई में था, ऊपर में था। मतलब दोस्तों एशिया का अगर बात करें तो जापान के बाद दूसरे नंबर पर कौन था? ना ताइवान था। किसके मामले में? ना अर्थव्यवस्था के मामले में, ठीक है? तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों याद रखिए कि जो चियांग काइशेक है, इसका जन्म कब होता है? ना 31 अक्टूबर 1887 में, और दोस्तों मृत्यु कब होता है? ना 5 अप्रैल 1975 में, ठीक है? तो ये जन्म और मृत्यु था, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो ताइवान है ये हम लोग का खत्म होता है, और दोस्तों नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है, वो है कोरिया, ठीक है? तो कोरिया में कैसे आधुनिकीकरण की शुरुआत होती है, इसको चलिए समझते हैं, ठीक है? साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफी नाराज थे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो जापान है, ये जापान जो है ये क्या करता है ना, कोरिया पर हमला कर कर, ठीक है? कोरिया पर हमला करता है और कोरिया को अपने में मिला लेता है। मतलब दोस्तों कोरिया पर शासन किसका चल रहा है? ना जापान का चलने लगा था, ठीक है? मतलब दोस्तों ये जो है जापान का और कोरिया का, ठीक है? ये जो जापान है यहाँ पे हमला करता है, कोरिया को हड़प लेता है और कोरिया पर जो है शासन करने लगता है। तब क्या होता है कि जब जापान जो है यहाँ पे हमला नहीं किया था, उससे पहले जो है कोरिया में शासन किसका चलता था? ना जोसन राजवंश का, ठीक है? जोसन राजवंश का शासन चलता था। लेकिन जब जापान यहाँ पे हमला किया और यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया, तब दोस्तों ये जो है जोसन राजवंश, इसका जो शासन है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है? तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जापान औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये जो है 1910 में जो है जापान जो है कोरिया पर हमला करता है और अपना साम्राज्य स्थापित करता है, ठीक है? कब? 1910 में, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि 1945 में एक घटना घटता है जिस कारणवश जो है कोरिया आजाद हो जाता है, ठीक है? क्या आजाद होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ, ठीक है? यदि आपने क्लास 10th पे अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है? पहला विश्व युद्ध कब हुआ ना? पहला विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, ठीक है? ये दोस्तों पहला विश्व युद्ध हुआ। लेकिन अभी हम लोग को पहला विश्व युद्ध से नहीं पूछा गया है, ठीक है? मतलब पहला विश्व युद्ध के बारे में बात नहीं किया गया है। बात किसका किया गया है ना? दूसरा विश्व युद्ध का। तो दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला ना? 1939 से 1945 तक, ठीक है? 1945 तक। तो दोस्तों ये जो 6 साल है, ये 6 साल में जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है कि 1945 में, ठीक है? 1945 में होता क्या है, अमेरिका क्या करता है? अमेरिका करता क्या है कि जापान पर जो है 2 बम गिरा देता है, ठीक है? जापान के अंदर 2 शहर होता है, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है? पहला का नाम क्या बताएं? हिरोशिमा, दूसरा का नाम बताएं नागासाकी। वो दोनों शहरों पर जो है बम गिरा देता है, ठीक है? बम का नाम क्या होता है ना? एक बम का नाम होता है लिटिल बॉय, दूसरा बम का नाम होता है फैटमैन, ठीक है? ये दोनों जो है परमाणु बम होते हैं जो कि जापान के 2 शहर पर गिरा दिए जाते हैं। और जब जापान के 2 शहर पर गिरा दिया गया बम, तब दोस्तों जापान जो है कमजोर हो जाता है, ठीक है? कब कमजोर हुआ? तो 1945 में। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है 1945 में ही जो है ये दोनों शहर पर बम गिराया था, ठीक है? तो जब दोनों शहर पर बम गिराया और जापान जो है जब कमजोर हो गया, तब जो है कोरिया जो है आजाद हो गया, ठीक है? कोरिया को लगा कि जापान तो अब कमजोर हो गया है, तो जापान हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएगा, तो इन लोग दोस्तों जो है उस समय आजाद हो जाता है, ठीक है? तो कब का बात किए ना? 1945 का, ठीक है? और कब्जा किया कब था ना? 1910 में। तो शासन कितना तक चला ना? 35 साल, ठीक है? 35 साल तक जो है इन लोग शासन किया, ठीक है? जापान जो है 35 साल तक शासन किया कोरिया पर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है बम गिरा दिया जाता है, तब जापान कमजोर हो जाता है, तब दोस्तों ये जो कोरिया है वो कहीं ना कहीं आजाद हो जाता है, ठीक है? तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे समझिए, जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता निश्चित हुई। मुक्ति के बाद कोरियाई उपमहाद्वीप के अस्थायी रूप से 38वीं, ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तर में जो है सोवियत संघ और दक्षिण में जो है यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालन किया गया।
देखिए दोस्तों, यदि आपको वर्ल्ड मैप याद है तब दोस्तों आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वर्ल्ड मैप याद ही नहीं है, वर्ल्ड में याद ही नहीं है कि कौन सा देश कहाँ पे है, कैसा है, ठीक है, कितने भागों में विभाजित है या फिर किसा है, ठीक है, जब ये सारा चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वर्ल्ड मैप को अच्छे से याद रख करके नहीं रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा कमजोर स्टूडेंट कहलाइएगा। आप दोस्तों एक काम कीजिए, अभी आप जो है वर्ल्ड मैप देखिए, या फिर आप कॉपी में भी छाप सकते हैं, या फिर दोस्तों आप दुकान से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आप जो वर्ल्ड मैप को रोज देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो है पूरा वर्ल्ड मैप जो है एक हफ्ता के अंदर सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा जो है परेशानी लीजिए, थोड़ा सा जो है उसको याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, वर्ल्ड मैप को, तभी दोस्तों ये सारा चीज आपको बहुत तेज ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है युद्धोत्तर राष्ट्र। ठीक है, इसमें क्या होता है आगे समझते हैं। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, जून 1950 में क्या हुआ था ना, कोरियाई युद्ध हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों चीन में हुआ युद्ध, जिसको चीनी क्रांति बोलते हैं। ठीक है, कब हुआ ना, 1945 में। ठीक है, 1949 में, सॉरी 1949 में। ठीक है, उसी प्रकार से रूसी क्रांति हुआ। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुआ ना, 1917 में। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था। यदि आपको फ्रांसीसी क्रांति का डेट याद है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कोरियाई युद्ध हुआ, कब हुआ ना, 1950 में। ठीक है, कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण की धीमी गति से जो है धीमी गति भी हो गया। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोरियाई युद्ध हुआ, इस युद्ध के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा चीजों पर नुकसान हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों वस्तुओं की कीमतों भी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कोरिया युद्ध से जो है कोरिया पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमेन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतंत्र प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे। ठीक है, मतलब दोस्तों 1948 के बाद में जो कोरिया युद्ध हुआ था, उसके बाद दोस्तों जो लोकतंत्री प्रक्रिया, मतलब लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया होता है चुनाव करने का, उसमें दोस्तों जो चुनाव में कौन चुने गए थे ना, सिंगमंगन रे। ठीक है, सिंगमंगन री। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सिंगमंगन रे। तो दोस्तों ये जो है कब बने थे राष्ट्रपति ना, 1948 के बाद, 1948 में जब कोरिया युद्ध के बाद जब लोकतंत्र प्रक्रिया हुआ था उस समय। ठीक है, इन्होंने अपना प्रशासन काल 2 बार बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अपने आप जो है 2 साल जो है अपना शासन काल बढ़ा लिया था। ठीक है, तब क्या हुआ कि अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनाव के खिलाफ विरोध किया। ठीक है, और सिनमंगेन, ठीक है, सिनमेन सिनमेंगरी इस्तीफा देने के लिए जो है मजबूर हो गए, और दोस्तों इसको जो है इस्तीफा देना ही पड़ा, जिसके जो है यहाँ पे किया हुआ ना, कोरिया में इसको क्या बोलते हैं ना, अप्रैल क्रांति के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि जब यहाँ पे राष्ट्रपति बने दक्षिण कोरिया में, कौन राष्ट्रपति बने ना, सिंग मेन। ठीक है, सिंग मेन री। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है क्या करते हैं, अपने आप में जो है 10 साल तक, मतलब 2 बार जो है अपना शासनकाल बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण बस वहां पे जो है इंसान लोग जो है कैसे, मतलब जो है हिंसा करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन लोग के खिलाफ आज हो जाते हैं, तब दोस्तों इसको जो है मजबूरन जो है इसको इस्तीफा लेना ही पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों ये सारा चीज को क्या बोलते हैं ना, वहां पे दोस्तों कोरिया कोरिया में इसको क्या बोला जाता है ना, अप्रैल क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तीव्र आधुनिकीकरण एवं मजबूत नेतृत्व। अक्टूबर 1963 में के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कब बने थे ना, 1963 में। 1960 के दशक से कोरिया का आर्थिक विकास शुरू हुआ। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योग से उच्च उद्योग का निर्माण होने लगा था। ठीक है, 1970 में ग्रामीण जनसंख्या प्रोत्साहन का एवं कृषि के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव सेमोल आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 1960 और 1970 के दशक में ये जो है कोरिया, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है आधुनिकीकरण के रास्ते में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांवों के विकास और समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए सशक्त किया गया। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, उद्योगपतियों और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। ठीक है,
उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया और कोरिया ने खुली आर्थिक नीति के द्वारा नई तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि कोरिया जो है किस प्रकार से अपने आप को जो है डेवलप कर रहा है, ठीक है। मतलब दोस्तों आधुनिकीकरण के रास्ते में ये आ गया है और अपना दोस्तों धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे समझिए कि जो पार्क चुंग ही है इसका जन्म कब होता है न 14 नवंबर 1917 को, और दोस्तों इसकी मृत्यु कब होती है न 26 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। तो ये जन्म और मृत्यु ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे तो दोस्तों आप जो है अच्छे से इसका आंसर दे पाए, ठीक है। कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 में 1.7% से बढ़कर 1983 में 13.2% जो है कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 साल में इतना बढ़ोतरी हुई, जिस कारण दोस्तों आप यहाँ पर भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आर्थिक क्षेत्र में इन लोगों का कितना ज्यादा विस्तार, मतलब कितना ज्यादा जो है विकास हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कोरियाई लोकतंत्र और आईएमएफ संकट। ये आईएमएफ संकट क्या है इसको मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगा। पहले आप ये समझिए कि कोरियाई लोकतंत्र में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आईएमएफ क्या होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बस मैं आईएमएफ का फुल फॉर्म बता देता हूँ कि आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको डिटेल्स इसके बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है, बस वीडियो पे बने रहिए। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, ठीक है। उस समय कोरिया में लोकतंत्र जारी था, ठीक है। 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सेम ने एक बड़े सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए ठीक है, रो तावे, ठीक है, इसका मतलब होता है एक सैन्य नेता की पार्टी से समझौता किया। मतलब दोस्तों ये जो है किम यंग सेन, ये जो है एक पार्टी से समझौता करता है, उस पार्टी का नाम क्या होता है ठीक है। इतना आपको समझ में आया, आगे समझते हैं। 1992 में दशकों से चलते आ रहे सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम, मतलब किम यंग सेम, ठीक है, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, ठीक है। इसको जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया कब न 1992 में, ठीक है। सरकारी समर्थन के साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया, ठीक है। और कोरिया को किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल किया। मतलब दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि किम यंग सेम जो है वो कहीं ना कहीं कोरिया को थोड़ा बहुत ही अच्छे मार्ग में मतलब अच्छे मार्ग में जा रहे हैं। मतलब इन लोग का जो है धीरे धीरे विकास हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैसे इन लोग का घाटा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों एवं द्वारा बेईमानी व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा और इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई। जब दोस्तों कोरिया को संकट में आया, जब कोरिया के पास पैसा नहीं था, कोरिया जो है संकट में आया, कोरिया जो है अपना बुरी हालत में आया, तब जो है इसको जो है किसकी सहायता लेनी पड़े ना आईएमएफ की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ये करता क्या है, इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके मुख्यालय कहाँ है, ये सारा चीज दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में दिया गया है, ठीक है। तो आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, मतलब पैसा के बारे में ये बात करता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1944 में, ठीक है। यही जो है भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत कब शामिल हुआ था 1945 में, ठीक है। इसमें दोस्तों हस्ताक्षर कब किया गया था ना 27 दिसंबर 1945 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है ना वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों इसका सदस्य कितने हैं, मतलब कितने हैं ना 188 लगभग में, ठीक है। अभी दोस्तों थोड़ा कुछ बढ़ गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों जब इसका काउंट किया गया था तब का दोस्तों यहाँ पे बताया गया है 188 लगभग में, ठीक है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बच गया है, इसको समझ लेते हैं और हम लोग का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 1997 में पहला
शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा किम डे जोंग सत्ता में आए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट बताया गया है 2008। ठीक है, दूसरा शांतिपूर्ण हस्तांतरण, ठीक है, के द्वारा जो है ली माइंग बाक नेता बने। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि 2012 में जो है नेता पार्क खन है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनी गई, जो कि जो है किसकी बेटी थी ना, पार्क चुंग ही की। ठीक है, पार्क चुंग ही, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था। ठीक है, तो पार्क चुंग ही की जो बेटी है जिसका नाम है पार्क खन है, ये दोस्तों जो है सबसे पहली बार जो है महिला के रूप में राष्ट्रपति बनी थी कोरिया में। कब न, 2012 में। ठीक है, 2017 में इसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था और मई 2017 में तीसरी बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा मून जे इन ने राष्ट्रपति पद संभाला था। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कौन कौन राष्ट्रपति बने, कब बने। ठीक है, और यहाँ पे बस दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो है पहला स्थानांतरण कब हुआ था, दूसरा स्थानांतरण कब हुआ था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है तीसरा बार जो है शांतिपूर्ण हस्तांतरण कब हुआ था। ठीक है, पहला शांतिपूर्ण, दूसरा शांतिपूर्ण और तीसरा शांतिपूर्ण। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, साथ ही साथ कौन राष्ट्रपति कब बना। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों इस तरह से दोस्तों हम लोग का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छी ढंग से सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, आपका जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस दोस्तों A to Z जो है समाप्त हो गया है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा एमसीक्यू का। एमसीक्यू को देखने के पश्चात आपका जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हो जाएगा और दोस्तों आपका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने से आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने जो है सारा चैप्टर्स को 1 से लेकर पूरा अंतिम चैप्टर तक आपने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझा है, पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।